आज हम लोग डिफ्रैक्शन में और आगे चलते हैं, जिसमें आपने लास्ट क्लास में देखा कि सेंट्रल मैक्सिमा से कुछ दूर चलने पर यहाँ डार्क पॉइंट मिला हुआ था। इसका नाम हमने रखा था फर्स्ट डार्क आफ्टर सेंट्रल। और इस बिंदु पर ए और बी से जो तरंगें जाती थी, प्रकाश तरंगें, उनके बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा होता था और बिंदु पी हमको डार्क मिलता था। हमने देखा कि जब बिंदु पी से और ऊपर हम चलना प्रारंभ करते हैं तो चलते जाते हैं यहाँ पर एक जगह पर हमें एक पॉइंट फिर से मिलता है और ये वाला पॉइंट हमको ब्राइट मिल जाता है। अब यहाँ ब्राइट था सेंटर में, पूरे इसका नाम रखा था सेंट्रल मैक्सिमा या सेंट्रल ब्राइट। इसके बाद यहाँ डार्क मिला। अब अगर यहाँ डार्क मिला तो फिर ऊपर चलते जाने पर फिर से ब्राइट क्यों मिला? लेकिन हमें मिलता है और इसका नाम हमने रखा फर्स्ट ब्राइट आफ्टर सेंट्रल। देखो, सेंट्रल तो ब्राइट रहता ही है, सेंट्रल के बाद ये वाला क्या था, फर्स्ट डार्क, और सेंट्रल के बाद ये क्या मिला हमको, फर्स्ट ब्राइट। तो इसलिए हमने इसका नाम रखा फर्स्ट ब्राइट। इसके बाद फिर ऊपर जाएंगे तो जो मिलेगा, हमने देखा है कि उसके ऊपर डार्क मिलता है तो उसका नाम रखेंगे सेकेंड डार्क। उसके ऊपर जाने पर फिर ब्राइट मिलेगा, उसका नाम रखेंगे सेकेंड ब्राइट। लेकिन क्योंकि सेंटर के बाद पहली बार ये डार्क मिला था इसलिए फर्स्ट डार्क, और सेंटर के बाद पहली बार अभी ये ब्राइट मिला है इसलिए फर्स्ट ब्राइट। तो इस क्यू का नाम हमने रखा फर्स्ट ब्राइट आफ्टर सेंट्रल, पी फर्स्ट डार्क आफ्टर सेंट्रल। इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि क्यों मिला हमको। आज हमें ये देखना है कि जो क्यू पॉइंट है, ये जिसका नाम अभी अभी हमने रखा फर्स्ट ब्राइट आफ्टर सेंट्रल, तो ये हमको क्यों मिलता है, ब्राइट पॉइंट क्यों मिला। इसके लिए सारी सेटअप वही है। ये स्लिट है ए बी, पूरी स्लिट की चौड़ाई स्मॉल ए के बराबर हमने ली हुई थी और इस स्लिट में बहुत सारे प्रकाश स्रोत हैं। यहाँ से ऐसे प्रकाश तरंगाग्र ऐसे आ रहे हैं और ये जब यहाँ पहुँचते हैं तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हाइगेंस प्रिंसिपल से लाइट सोर्स बन जाते हैं। ठीक है, ओके। तो हमें एक्सप्लेन करना है कि बिंदु Q जो कि हमें फर्स्ट ब्राइट आफ्टर सेंट्रल मिला है, ये क्यों मिला। उसके लिए हमने दो लाइंस पहले ऊपर बनाई कि बिंदु Q केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद, केंद्रीय उच्चिष्ट यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल ब्राइट, इसके बाद पहला उच्चिष्ट बिंदु प्राप्त होता है। सेंटर के बाद पहला ब्राइट हमको मिलता है ये, तथा यह पाया गया कि इस बिंदु पर ए व बी बिंदुओं से जाने वाली प्रकाश तरंगों के बीच का पथांतर 3 λ/2 है। समझ आया आपको? कि फिर से एक बार थोड़ा सा देखें और अपनी मेमोरी के आधार पर मुझे बताएं कि बिंदु P क्या है, फर्स्ट डार्क आफ्टर सेंट्रल। ठीक है, यहां पर जब ए और बी से तरंगें जाती थी तो इनका पथांतर कितना रहता था, लैम्डा के बराबर। λ/2 कहाँ रहता था, लैम्डा पथांतर होता था। वो तो हमने एक्सप्लेन करते समय जब उसको दो भागों में बांटा, उसके बाद इसका फर्स्ट नंबर और 51 नंबर का पथांतर λ/2 हुआ। ठीक, इसके ऊपर जो हमको पहला ब्राइट मिला, वहां पर हमने पाया, देखा हमने कि इस पॉइंट पर ए से वेव जा रही है, बी से भी वेव जा रही है, और इस बिंदु पर जब दोनों तरंगें पहुंचती हैं तो उनके बीच का पथांतर होता है 3 λ/2। ये हमको मिला, हमने देखा, हमने पाया ये चीज, तो हमने लिख दिया कि या पाया गया कि इस बिंदु ए पर यानी कि बिंदु Q पर ए और बी बिंदुओं से जाने वाले प्रकाश तरंगों के बीच का पथांतर 3 λ/2 है। अब 3 λ/2 पथांतर होने पर क्या आप बता सकते हैं, इंटरफेरेंस में आपने क्या पढ़ा था व्यतिकरण में, कि 3 λ/2 पथांतर होने से कौन सा व्यतिकरण होता है, कौन सा अध्यारोपण होता है, विनाशी। λ/2 का विषम गुणज है, और अगर λ/2 का विषम गुणज है तो यहां पर कौन सा अध्यारोपण होगा, विनाशी। तो यहां कौन सा पॉइंट मिलना चाहिए था, डार्क पॉइंट। लेकिन विवर्तन में ऐसा नहीं होता। ए से जाने वाली तरंग और बी से जाने वाली तरंग जब Q पर पहुंची, इनके बीच का पथांतर 3 λ/2 है,
लेकिन पॉइंट क्यू हमको डार्क नहीं मिलता, पॉइंट क्यू हमको ब्राइट मिलता है। इसी को हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है आखिरकार। ठीक है, तो देखते हैं क्यों हो रहा है ऐसा। तो ये मैंने पाथ डिफरेंस लिख दिया यहां पर पहुंचने वाली तरंगों के बीच का 3 लैम्डा बाई 2। अब थोड़ा सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इधर। ए से जो वेव के ऊपर पहुंची है और बी से भी एक वेव के ऊपर पहुंची है, दोनों तरंगों के बीच का पथांतर कितना है? 3 लैम्डा बाई 2। अभी हमने लिखा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ है कि जो वेव ए से जाती है क्यू तक और बी से जाती है क्यू तक, इन दोनों तरंगों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो 3 लैम्डा बाई 2 के बराबर है। 3 लैम्डा बाई 2 होने पर विनाशी अध्यारोपण होता है और अंधेरा मिलना चाहिए, लेकिन डिफ्रैक्शन पैटर्न में 3 लैम्डा बाई 2 पथांतर होने से संपोषी अध्यारोपण हो रहा है और वहां पर हमको ब्राइट पॉइंट मिलता है। तो क्यों मिलता है इसको हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं। इसके लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जब हमने पॉइंट पी को डार्क प्रूफ किया था उस समय हमने जो स्लिट में जितने भी लाइट सोर्सेस थे, पूरे लाइट सोर्सेस को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में, ए ओ और ओ बी। इस बार हम जो हमारी ये स्लिट है ए बी, इस स्लिट ए बी के बीच जितने भी लाइट सोर्सेस हैं, इन सारे लाइट सोर्सेस को हम 3 बराबर भागों में बांटेंगे। कितने बराबर भागों में बांटा हुआ? बांट देते हैं हम इनको 3 बराबर भागों में। देखो, एक पार्ट ये ए से एम तक का है, दूसरा पार्ट एम से एन तक और तीसरा पार्ट एन से बी तक। तो झिर्री ए बी में जो भी लाइट सोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं, हमने उनको 3 बराबर 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 भागों में बांट दिया। बात समझ में आई कुछ? ठीक। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ए से जो वेव वहां पर पहुंच रही है और एक वेव बी से पहुंच रही है, तो ए से जाने वाली तरंग और बी से जाने वाली तरंग, सबसे फर्स्ट वेव और सबसे लास्ट वेव, इनके बीच का पथांतर कितना है? 3 लैम्डा बाई 2। और इस 3 लैम्डा बाई 2 को हमने 3 बराबर भागों में बांट दिया। तो हर एक भाग के बीच जो तरंगे मिलेंगी उनका पथांतर कितना मिलेगा आपको? लैम्डा बाई 2। वेरी गुड। कैसे? यहां से यहां तक का भी कितना? लैम्डा बाई 2। फिर यहां से यहां के बीच लैम्डा बाई 2 और फिर यहां से यहां के बीच लैम्डा बाई 2। ये भी लैम्डा बाई 2, ये भी लैम्डा बाई 2, ये भी लैम्डा बाई 2। कुछ समझ में आई बात आपको? टोटल फर्स्ट वेव और लास्ट वेव के बीच का पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 था। हमने इस पूरे लाइट सोर्सेस को 3 बराबर भागों में बांटा। अब अगर 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो हर एक भाग के बीच का पथांतर कितना मिलेगा आपको? लैम्डा बाई 2। ए से एम के बीच लैम्डा बाई 2, एम एन के बीच लैम्डा बाई 2, एन बी के बीच लैम्डा बाई 2। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, अब फिर से समझने के लिए हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं जरा। मान लिया कि पूरे ए से बी तक 99 लाइट सोर्सेज हैं, 99 प्रकाश स्रोत हैं, ये हमने मान लिया। अगर पूरे 99 प्रकाश स्रोत हैं तो जरा एक बात मुझे बताइए कि जो 1 नंबर लाइट सोर्स होगा फर्स्ट नंबर और जो 99th नंबर लाइट सोर्स होगा, इनके बीच कितने का पथांतर होगा? 3 लैम्डा बाई 2। लेकिन जो फर्स्ट नंबर लाइट सोर्स होगा और जो 34 नंबर लाइट सोर्स होगा, इसके और इसके बीच का पथांतर कितना होगा? लैम्डा बाई 2। समझ आ रहा है आपको? क्योंकि 3 बराबर भागों में बांटा, टोटल 3 लैम्डा बाई 2 था, तो हर पार्ट लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 का हुआ। तो जो ये फर्स्ट नंबर लाइट वेव है इसके और जो यहाँ 34 नंबर लाइट वेव है इसके, इन दोनों के बीच का पथांतर कितना हुआ? लैम्डा बाई 2। ये दोनों वेव्स के ऊपर पहुंची, लेकिन क्योंकि इनके बीच का पथांतर कितना था?
λ/2। λ/2 होने से कौन सा अध्यारोपण होता है? विनाशी। तो इन दोनों के बीच डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुआ और ये दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसल। डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुआ मींस एक का क्रेस्ट आया तो दूसरी का ट्रफ आ गया, वहां पर एक का श्रृंग आया तो दूसरी का उस जगह गर्त आ गया और दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। विनाशी अध्यारोपण हुआ और इन दोनों की वजह से पॉइंट के ऊपर कोई ब्राइटनेस नहीं पहुंची क्योंकि ये दोनों ने मिलकर उसको क्या कर दिया? डार्क कर दिया। अब अगली वेव के बारे में सोचिए जरा। यहां से सेकेंड वेव चली, 2 नंबर 2 वेव और यहां से 35 नंबर वेव। इन दोनों के बीच का पथांतर कितना होगा? इनके बीच भी λ/2। भाई उधर से भी हम 1 नीचे आ गए और इधर से भी तो 1 नीचे चले गए, तो अभी भी दोनों के बीच का पथांतर कितना आएगा? λ/2। तो ये 2 नंबर वेव और ये 35 नंबर वेव दोनों जब वहां पहुंचेंगी तो इन दोनों के बीच का पथांतर कितना? λ/2। अगर इनके बीच पथांतर λ/2 तो कौन सा अध्यारोपण? विनाशी। अगर विनाशी अध्यारोपण तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। क्यों? क्योंकि श्रृंग से के साथ गर्त और गर्त के साथ श्रृंग पहुंच गया। कैंसिल कर देंगी तो पॉइंट क्यू कैसा रहना चाहिए? डार्क। तो रहता है। फिर यहां से चलने वाली थर्ड वेव और यहां से चलने वाली 36 वेव, याद आया? 1 किसके साथ कैंसिल हो गई? 34 के साथ। 2 किसके साथ कैंसिल हो गई? 35 के साथ। 3 किसके साथ कैंसिल होगी? 36। अब बताइए ये जो थर्ड वेव है और ये जो 36 वेव है इनके बीच का पथांतर λ/2 रहेगा, उससे कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? λ/2 के ही बराबर रहेगा। क्यों? क्योंकि उधर से भी 3 नंबर पे आए, इधर से भी तो 3 बढ़े हम। तो फिर से नंबर 3 और 36 के बीच का पथांतर कितना? λ/2। कुछ बात समझ आ रही है आपको? इस तरह से आपको क्या लगता है, इससे ये जो AM पार्ट है इससे जाने वाली हर वेव MN पार्ट में से गुजरने वाली किसी न किसी वेव से क्या हो जाएगी? कैंसल आउट हो जाएगी। ये बात समझ में आती है आपको कि AM पार्ट से जाने वाली सभी तरंगें MN पार्ट से चलने वाली किसी न किसी तरंग से ये क्या होंगी? कैंसल हो ही जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनके बीच का पथांतर कितना आएगा? λ/2। तो अब ध्यान से देखो, AM पार्ट से जितनी भी तरंगे पहुंची के ऊपर, MN पार्ट से जितनी भी तरंगे पहुंची के ऊपर, ये सब ने एक दूसरे को क्या कर दिया और इन सब की वजह से बिंदु के ऊपर क्या मिला? डार्क। लेकिन अभी ये तीसरा पार्ट बाकी है, NB। बात समझ रहे हैं? ये तीसरा पार्ट बाकी है। यहां से जो तरंगे पहुंच रही होंगी यहां पर, क्या अब इनको कैंसिल करने के लिए कोई और λ/2 वाला पार्ट बचा क्या? नहीं बचा। तो NB पार्ट से जितनी भी लाइट वेव से चलेंगी वो सब के ऊपर पहुंचेंगी और इनको कैंसिल करने के लिए अब कोई वेव जो जिसका पथांतर इसके साथ λ/2 हो सके बची ही नहीं। देखो AM वाली सब किससे कैंसिल हो गई? MN से। AM वाली सब MN से कैंसिल हो गई, लेकिन NB वाली किससे कैंसिल होंगी? NB वाली को कैंसिल करने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं ना। अगर ये कैंसिल नहीं होंगी तो ये सारी की सारी वेव कहां पहुंच जाएंगी? के ऊपर पहुंच जाएंगी। अगर ये सारी की सारी वेव के ऊपर पहुंच जाएंगी तो कैंसिल हुई नहीं, के ऊपर पहुंच गई तो ये क्यू को कैसा बना देंगी? ब्राइट। तो पॉइंट क्यू हमको कैसा मिला? ब्राइट मिलता है। फिर से एक बार, AM पार्ट से जितनी भी प्रकाश तरंगे जाएंगी उन सब का MN पार्ट से जाने वाली प्रकाश तरंगों में से किसी न किसी के साथ पथांतर कैसा हो जाएगा? λ/2। और वो सब एक दूसरे को क्या कर देंगी? सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। लेकिन क्या NB पार्ट से जो तरंगे जा रही हैं उनको कैंसिल करने के लिए
कोई भी वेव ऐसी बची जिसके साथ इनका पथांतर λ/2 हो सकता था? कोई नहीं बची। तो ये सारी तरंगें के ऊपर पहुंच गई, क्योंकि कैंसिल नहीं हुई, के ऊपर पहुंच गई, इसलिए हमें क्यू पॉइंट कैसा मिलता है? ब्राइट मिलता है। तो एम पार्ट की तरंगों ने एमएन भाग की तरंगों को पूरी तरीके से क्या कर दिया? कैंसिल। लेकिन एनबी पार्ट की जो तरंगें थी वो किसी से कैंसिल नहीं हो पाई, इसीलिए बिंदु क्यू कैसा मिला? ब्राइट मिला। और यही एक्सप्लेनेशन दिया गया कि ये रीजन है कि पॉइंट क्यू कैसा मिला हमको? ब्राइट। अब आप प्लीज ये मुझे बता दें कि क्या आपको ये बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? सबको आ गया? अच्छा, इसी को हमने देखो यहां लिख दिया है एक्सप्लेनेशन। झिर्री, जिसको आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्लिट। और ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है? हम आपको पहले भी बता चुके हैं। कितनी स्लिट यूज हो रही हैं? इंटरफेरेंस में कितनी स्लिट यूज करते थे? 2, S1 S2। यहां कितनी स्लिट यूज हो रही? केवल एक स्लिट। और जब इंटरफेरेंस में 2 स्लिट यूज होती थी, इसलिए उसका नाम रखा गया था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। 2 झिर्रियों का प्रयोग किया किसने था? थॉमस यंग ने। ये वाला एक्सपेरिमेंट कितनी झिर्रियों से हो रहा है? एक झिर्री से, इसलिए इसका नाम क्या रखेंगे? सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अच्छा, यही हमने यहां पर लिखा कि झिर्री ए बी में उपस्थित, देखो कितना इजी होता है, जो आपने यहां पर किया, जो हमने बताया, बस उसी को हमने अपने शब्दों में उतार दिया है, कुछ एक्स्ट्रा लिखा नहीं। देखना, झिर्री ए बी में उपस्थित सभी प्रकाश स्रोतों को 3 बराबर भागों में बांटा, एम, एमएन और एनबी में विभाजित कर लेते हैं। समझ आ गया? नहीं समझ आया? अभी बताया हमने आपको। अब भाग एम में उपस्थित प्रत्येक प्रकाश स्रोत के संगत, भाग एम मतलब ये वाला ए से एम तक का पार्ट, भाग एम में उपस्थित प्रत्येक प्रकाश स्रोत के संगत भाग एमएन में एक ऐसा प्रकाश स्रोत अवश्य होगा जिनके बीच पथांतर λ/2 है। बात समझ में आई कि एम में जितने भी प्रकाश स्रोत हैं उनमें के संगत जो एमएन पार्ट है उसके संगत ऐसे प्रकाश स्रोत जरूर यहां पर मौजूद होंगे कि उनके और इनके बीच का पथांतर कितना हो जाएगा? λ/2। जैसे अगर आप समझ गए तो एग्जांपल्स के तौर पर मुझे बताएं, 1 नंबर किसके साथ λ/2 पथांतर लेगी? 34। 2 नंबर 35। 3 नंबर 36। 5 नंबर किसके साथ लेगी बताओ? 37। 38 के साथ। 4 वाला नहीं बताया हमने। डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 33 हर बार। 33 के बाद आ रहा है ना ये, तो हर बार डिफरेंस कितना चाहिए? 33 का डिफरेंस चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो 1 नंबर किससे कैंसिल होगी? 34 से। 2 नंबर 35 से। 3 नंबर 36 से। और 33 नंबर किससे कैंसिल होगी? 66 से। 33 66 से कैंसिल हो जाएगी। तो फिर से भाग एम में उपस्थित प्रत्येक प्रकाश स्रोत के संगत भाग एमएन में एक ऐसा प्रकाश स्रोत अवश्य होगा जिनके बीच पथांतर λ/2 है। अतः वे सभी बिंदु क्यू पर विनाशी अध्यारोपण, वे सभी यानी कि वे सभी तरंगें बिंदु क्यू पर विनाशी अध्यारोपण करती हैं और परस्पर निरस्त हो जाती हैं। परंतु भाग एनबी में उपस्थित सभी प्रकाश तरंगें बिंदु क्यू पर पहुंच जाती हैं और इनमें परस्पर कोई विनाशी अध्यारोपण नहीं होता। अब एनबी पार्ट की सारी वेव्स पहुंच भी गई, इनमें कोई डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन भी नहीं हुआ, तथा इन्हीं तरंगों के कारण ही बिंदु क्यू हमको कैसा मिलता है? उच्चिष्ट मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। तो ये हमने एक्सप्लेनेशन दिया किसका? बिंदु क्यू के ब्राइट होने का। अब अगर बिंदु क्यू ब्राइट है
तो इससे रिलेटेड थोड़े से कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं देखिए गौर से। सबसे पहले तो ये देखना है कि जो पॉइंट Q मिला वहां पर A और B के बीच का पथांतर कितना है, 3 लैम्डा बाई 2। तो पथांतर हमको मिला, प्रकाश तरंगों के बीच का पथांतर जिसे आप पाथ डिफरेंस कहते हैं, ये आपको कितना मिलेगा, 3 लैम्डा बाई 2। क्या आपको याद है पथांतर की वैल्यू कितनी आई थी? पथांतर की वैल्यू आई थी A इंटू थीटा, A साइन थीटा आया था, BN इज इक्वल टू A साइन थीटा। फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, देन द पाथ डिफरेंस विल बिकम A इंटू थीटा। A इंटू थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 3 लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा इज इक्वल टू 3 बाई 2 लैम्डा अपॉन A। ये थीटा का मान आ जाएगा। और क्या बता सकते हैं थीटा क्या है? इस सिचुएशन पे थीटा क्या चीज है, बिंदु Q की कोणीय ऊंचाई, फर्स्ट ब्राइट की कोणीय ऊंचाई इसको बोलते हैं। एंगुलर हाइट ऑफ फर्स्ट डार्क आफ्टर सेंट्रल, केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद पहले उच्चिष्ट की कोणीय ऊंचाई। ठीक है, हम इसको नोट कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद प्रथम उच्चिष्ट की कोणीय ऊंचाई ठीक है, क्या हमने लिखा केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद प्रथम उच्चिष्ट की कोणीय ऊंचाई, मींस अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, एंगुलर हाइट। कोणीय ऊंचाई है ना, एंगुलर हाइट ऑफ फर्स्ट ब्राइट आफ्टर सेंट्रल, एंगुलर हाइट ऑफ फर्स्ट ब्राइट आफ्टर सेंट्रल कितनी मिली आपको, थीटा इज इक्वल टू 3 बाई 2 लैम्डा अपॉन ए। क्लियर? क्या आप बता सकते हैं कि केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद प्रथम उच्चिष्ट की रेखीय ऊंचाई कितनी होगी? केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद, पहले उच्चिष्ट को देख रहे हैं ना हम, केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद प्रथम उच्चिष्ट की रेखीय ऊंचाई h इज इक्वल टू, इसकी क्या वैल्यू मिलेगी, याद करिए कोणीय ऊंचाई में जब हम d को मल्टीप्लाई कर देते हैं, d क्या होता था, यहां से पर्दे का डिस्टेंस, जब कोणीय ऊंचाई के साथ हम d को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रेखीय ऊंचाई मिल जाती थी। तो अगर आपको रेखीय ऊंचाई चाहिए तो कोणीय ऊंचाई के साथ में d से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गई रेखीय ऊंचाई। तो बताएं ये किसकी रेखीय ऊंचाई है, केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद पहले उच्चिष्ट की रेखीय ऊंचाई। ठीक है, लीनियर हाइट ऑफ फर्स्ट ब्राइट आफ्टर सेंट्रल। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? तो जो डार्क मिला था वो हमको कितनी ऊंचाई पर मिला, लैम्डा अपॉन ए ऊंचाई पर। जो पहला ब्राइट मिला वो और उससे ऊपर मिला, कितनी ऊंचाई पर, 3 बाई 2 लैम्डा अपॉन ए हाइट पर मिला। ठीक है, इस तरह से हमने पॉइंट क्यू ब्राइट क्यों हुआ इसको भी एक्सप्लेन किया, और इसके बाद उसकी हमने कोणीय और रेखीय दोनों प्रकार की ऊंचाइयां भी निकाल के आपको दिखाई। ठीक है, तो आप इसे नोट करें। इसके बाद और देखिए, इससे ऊपर जब हम और चलते हैं तो हम क्या देखते हैं, कुछ दूर जाने के बाद यहां पर फिर से हमको एक डार्क पॉइंट मिलता है। अब ये हमको देखना है कि जब ब्राइट मिल गया दोबारा तो उसके बाद डार्क क्यों हुआ।
और अगर डार्क हो गया तो उसकी कोणीय ऊंचाई कितनी होगी, उसकी रेखीय ऊंचाई कितनी होगी। दिस ऑल द थिंग्स वी हैव टू स्टडी। ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस। अब हम क्या करना चाहते हैं कि बिंदु Q के भी ऊपर हमको फिर से क्या मिलता है, डार्क पॉइंट। तो ये डार्क क्यों मिला, कितनी हाइट पर मिलेगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा स्टडी करना चाहते हैं। अगर आपको समझ में आ रही सारी बातें तो प्लीज मुझे बताएं। इसका नाम बोलो, ये इसके और इसके बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है, इसका नाम है सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, ये क्या था, ये है फर्स्ट डार्क आफ्टर सेंट्रल। यहां पर जो तरंगे पहुंचती थी उनका पाथ डिफरेंस कितना होता था, लैम्डा। ए और बी से जो तरंगे आती थी, ये क्यू कौन सा पॉइंट है, ये है फर्स्ट ब्राइट आफ्टर सेंट्रल। यहां पर ए और बी से जो तरंगे पहुंची उनके बीच का पथांतर 3 लैम्डा बाई 2। इसके बाद आर क्या है, फिर से एक डार्क पॉइंट है। तो क्या आप मुझे इसका नाम बता सकते हैं क्या होगा, वेरी गुड, ये है सेकेंड डार्क, क्योंकि सेंटर के बाद पहला डार्क आपको मिल चुका है। उसके बाद अब जो डार्क आएगा उसका नाम सेकेंड डार्क आफ्टर सेंट्रल। ठीक है, अब इसमें भी हमने देखा, देखो इसमें अब हम एक्सप्लेनेशन नहीं लिखेंगे, आपको हम बताएंगे, आप चाहें तो घर जाकर लिख सकते हैं उसको। ठीक है, हमने क्या देखा, देखो फिर से मैं यहां पर बना सकता हूं, क्या मिलता है, बिंदु आर केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद कौन सा मिलता है, दूसरा, और उच्चिष्ट नहीं, क्या, दूसरा निम्निष्ठ बिंदु प्राप्त होता है। तथा यह पाया गया कि इस बिंदु पर ए व बी बिंदुओं से जाने वाली प्रकाश तरंगों के बीच का पथांतर, हमने देखा कि इस बिंदु पर जो बिंदु ए और बी से जाती है तरंगे, उनके बीच का पथांतर होता है 2 लैम्डा। समझ आया, कितने का पथांतर मिलता है, 2 लैम्डा का पथांतर हमको मिलता है। इसको हम मिला देते हैं, देखिए ए से आर को मिलाएंगे पहले, ए से आर तक वेव पहुंची और बी से भी आर तक ये वेव पहुंच रही है। देखो बेटा, एक वेव ए से आर पर पहुंची और एक वेव बी से आर पर पहुंच गई। ठीक है, और इन दोनों के बीच का पथांतर कितना हमने पाया, इन दोनों के बीच का पथांतर हमें मिला 2 लैम्डा। 2 लैम्डा मीन्स हम ऐसा भी 2 लैम्डा को लिख सकते हैं बेटा, देखो 2 लैम्डा को हम लिख सकते हैं 4 लैम्डा बाई 2। आप देखो लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां तक तो हमने कर लिया। जैसा कि मैंने बोला कि एक्सप्लेनेशन अब हम नहीं लिखेंगे टेक्स्ट में, आप चाहें तो अपनी लैंग्वेज में 2 एक्सप्लेनेशन मैं लिख के दिखा चुका हूं आपको, एक डार्क पॉइंट का, एक ब्राइट का, और फिर से क्या मिला, डार्क पॉइंट। आप इसका एक्सप्लेनेशन चाहें तो अपने आप से बना सकते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन पहले का लिखा हुआ है भाई, ठीक है, इसका नहीं है, ध्यान रखिएगा, आप लिखिएगा जाके, इसका बता मैं दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। और इन्हें भी हम साफ कर देते हैं, यहां पर भी कुछ नया मिलेगा हमको। केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद द्वितीय निम्निष्ठ की अब बात हो रही है, द्वितीय निम्निष्ठ। ठीक है, ओके, देखिए बेटा, ये जो ए बी हमारी स्लिट है, इस ए बी स्लिट की चौड़ाई कितनी मानी हमने, ए बी स्लिट की चौड़ाई ए मानी है, और यहां पर बहुत सारे क्या हैं, लाइट सोर्सेज हैं बहुत सारे, असंख्य। इस बार हमने क्या किया
ए से जो वेव आर पर जा रही है और बी से जो वेव आर पर जा रही है, फर्स्ट और लास्ट के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है? 4 लैम्डा बाई 2 या 2 लैम्डा। इस बार मैंने एक काम किया कि पूरी ए से बी जो स्लिट है, इसमें जितने भी लाइट सोर्सेज मौजूद हैं, इनको हमने 4 बराबर भागों में बांटा। 4 बराबर भागों में बांटा। 4 बराबर भागों में बांटोगे तो हर पार्ट कितना कितना आएगा? लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। एक पार्ट ये लैम्डा बाई 2, दूसरा पार्ट ये लैम्डा बाई 2, तीसरा पार्ट ये लैम्डा बाई 2 और चौथा पार्ट ये लैम्डा बाई 2। इतना समझ आया? अब आप देखो, 1 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 4 लैम्डा बाई 2 हो गया पूरा। तो हमने इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 4 भागों में बांट दिया। अब आप जरा गौर से देखिएगा, अगर पूरी वेव्स हम 100 मान लेते हैं, पूरी 100 मान लेते हैं, तो 25 इसमें, 25 इसमें, 25 25, सब वेव्स 25 25 हो गई। अब आप क्या सोचते हैं, 1 नंबर वेव और 100 नंबर वेव, इनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना? 4 लैम्डा बाई 2। लेकिन 1 नंबर और 26 नंबर वेव के बीच का पाथ डिफरेंस बोलो, लैम्डा बाई 2। तो 1 और 26 ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल। क्यों? क्योंकि इनके बीच का पथांतर लैम्डा बाई 2 है और पथांतर लैम्डा बाई 2 होने से डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है। डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर देती। और कौन सा अध्यारोपण करेंगी? विनाशी। तो पॉइंट आर कैसा होगा? इनकी वजह से डार्क। फिर यहां की सेकंड नंबर और यहां की 27 नंबर, इनके बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2। यहां की 3 नंबर, यहां की 28 नंबर, लैम्डा बाई 2। यहां की 4 नंबर, यहां की 29 नंबर, लैम्डा बाई 2। अब आप एक बात तो समझ गए, इस पार्ट से निकलने वाली सभी तरंगे, इस पार्ट से निकलने वाली सभी तरंगों को क्या कर देंगी? कैंसिल। क्यों? क्योंकि किसी न किसी वेव के बीच, 2 वेव्स के बीच पथांतर लैम्डा बाई 2 बन ही जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट इस पार्ट को क्या कर देगा? कैंसल। और पॉइंट आर को कैसा करना चाहेगा? डार्क। और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को सोचिए, यहां की वेव और यहां की वेव जो होगी, इनके बीच का पथांतर कितना होगा? इनके बीच भी तो लैम्डा बाई 2 होगा। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। उसके बाद ये पार्ट इस पार्ट से निकलने तरंगों को कैंसिल कर देगा। अब ये मुझे बताएं, इस वाले पार्ट ने, अगर मैं इनको नाम रख देता हूं एम, एन और ओ, तो प्लीज मुझे बताइए, ए एम पार्ट से निकलने वाली तरंगों ने एम एन पार्ट से निकलने वाली तरंगों को क्या कर दिया? कैंसिल। फिर एन ओ वाले पार्ट से निकलने वाली तरंगे ओ बी से निकलने वाली तरंगों को क्या कर देंगी? कैंसिल कर देंगी। कौन सी तरंगे होंगी जो आर पर पहुंचकर ब्राइट करेंगी उसको? कोई बचेगी ही नहीं। अगर कोई नहीं बचेगी तो पॉइंट आर कैसा मिलेगा? डार्क। तो डार्क मिला, वही हमने लिखा। दूसरा निम्नलिखित बिंदु हमको प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हैं हमारा तरीका क्या होता है। बार बार हम जितने भी पथांतर आता है टोटल, उसको लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 इतने के पदों में हम जितने भाग होते हैं तोड़ देते हैं। और फिर ये वाला पार्ट इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। कोई वेव ऐसी नहीं बचेगी जो आर पर पहुंचे और उसको ब्राइट करे। कोई वेव बची ही नहीं। अगर कोई वेव बची ही नहीं, इसीलिए पॉइंट आर आपको कैसा मिलेगा? इसीलिए पॉइंट आर आपको डार्क मिलेगा। अब आप ये बताएं कि क्या मुझे ये एक्सप्लेनेशन लिखने की आवश्यकता है? कैसे लिखेंगे आप बताएं? देखो सुनो, उसी के आधार पर आप अपना घर जाकर लिख लीजिएगा। ठीक है, यहीं से शुरुआत कर सकते हैं। झिर्री ए बी में उपस्थित सभी प्रकाश स्रोतों को 4 बराबर भागों में बांटा। कौन कौन से पार्ट?
AM, MN, NO, OB। क्लियर? विभाजित कर लेते हैं। अब भाग AM में उपस्थित प्रत्येक प्रकाश स्रोत के संगत भाग MN में एक ऐसा प्रकाश स्रोत अवश्य होगा जिनके बीच पथांतर λ/2 है, अतः वे सभी बिंदु R पर, R बिंदु माना है ना, विनाशी अध्यारोपण करती हैं और परस्पर निरस्त हो जाती हैं। क्लियर? अब क्या लिखना है? और भाग NO में, फिर यहां से आ जाइए, भाग NO में उपस्थित प्रत्येक प्रकाश स्रोत के संगत भाग OB में एक ऐसा प्रकाश स्रोत अवश्य होगा जिनके बीच पथांतर λ/2 है, अतः वे सभी बिंदु R पर विनाशी अध्यारोपण करती हैं और परस्पर निरस्त हो जाती हैं। देखो इस पोर्शन का यूज 2 बार कर लिया हमने, ठीक है। अब कोई भी तरंग स्लिट AB में कोई प्रकाश स्रोत ऐसा नहीं बचा जिससे तरंग जा करके पॉइंट R को ब्राइट करे, अतः बिंदु R कैसा मिलता है? डार्क। हो गया एक्सप्लेनेशन, बस इतना करना है। तो क्या आप ये कर लेंगे या बेटा मैं लिखूं इसको? कर लेंगे। आप सभी को ये काम करना है, ठीक है, छोड़े नहीं आप। और आप छोटे से कैलकुलेशन देख लेते हैं। इसमें कैलकुलेशन कैसे, इसी पर बेस्ड मैं कर देता हूं यहीं पर। देखो बेटा, पथांतर इस बार हमको कितना मिला? 2 लैम्डा, या आप 4 λ/2 बोल सकते हैं। पथांतर A थीटा है और ये 2 लैम्डा, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 2 λ/A। ये पथांतर आए, सॉरी ये थीटा आया, और थीटा क्या है यहां पर? थीटा क्या होगा? आंसर है केंद्रीय उच्चिष्ठ के बाद दूसरे निम्निष्ठ की कोणीय ऊंचाई। केंद्रीय उच्चिष्ठ के बाद दूसरे निम्निष्ठ की कोणीय ऊंचाई कितनी आई? 2 λ/A। केंद्रीय उच्चिष्ठ के बाद दूसरे निम्निष्ठ की रेखीय ऊंचाई कितनी आई? 2 λ/A इंटू D। क्लियर? नहीं समझ आया? हो गया पॉइंट आपका। तो हमने सेकंड डार्क पॉइंट को भी क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया। अब उसके ऊपर चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, और ऊपर चलोगे तो यहां पर क्या मिलेगा आपको? एक S पॉइंट मिला, और इस S पॉइंट के बारे में बताइए क्या है? हाँ वेरी गुड, ये क्या है? ये है सेकेंड ब्राइट आफ्टर सेंट्रल, ठीक है। और मैं फिर से आपको एक बात बताऊं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले जब डार्क मिला था तो पाथ डिफरेंस लैम्डा, ब्राइट मिला तो पाथ डिफरेंस 3 λ/2, आधा लैम्डा बढ़ गया था, इसमें बढ़ा था। फिर इसके बाद जब डार्क मिला तो 3 λ/2 में आधा लैम्डा बढ़ के 4 λ/2 हो गया। इसका मतलब हर बार हाफ लैम्डा बढ़ते चला जाएगा। तो क्या आप बता सकते हैं इस बार S पर जो वेव्स पहुंचेंगी उन वेव्स के बीच, फर्स्ट और लास्ट के बीच कितना पाथ डिफरेंस होगा? वेरी गुड, 5 λ/2। अब आपको ये चीज समझ आ रही है कैसे? एक्चुअली दिस इज 2 λ/2, ओके, दिस इज 2 λ/2, and after 2 λ/2 there is 3 λ/2, 4 λ/2, 5 λ/2, 6 λ/2, 7 λ/2। एक्सप्लेनेशन के लिए यह चीज आप तैयार कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक रहेगा। अब मुझे बताएं, अगर S पर ब्राइट मिलेगा और वहां पाथ डिफरेंस 5 λ/2 है, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करके बताओगे? किसी को बताना है कि ब्राइट कैसे हो गया? वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। क्या होगा? ऐसे सोर्सेज में पूरी स्लिट को हम क्या करेंगे?
5 बराबर भागों में बांट देंगे। हर भाग के बीच का पथांतर कितना? लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। पहला पार्ट दूसरे पार्ट की वेव्स को कैंसिल करेगा, तीसरा चौथे की वेव्स को कैंसिल करेगा, पांचवें की वेव्स कैंसिल नहीं होंगी, और वो कहां पहुंच जाएंगी? वो पहुंच जाएंगी एस पर, और उसको क्या कर देंगी? ब्राइट कर देंगी। क्लियर? अच्छा, उसके बाद ऊपर एक पॉइंट मिला टी, कैसा मिलेगा बताओ? डार्क। नाम बताइए। थर्ड डार्क आफ्टर सेंट्रल। पथांतर कितना होगा? 6 लैम्डा बाई 2, 6 लैम्डा बाई 2। अब डार्क क्यों हुआ, एक्सप्लेन करिए। कैसे करेंगे? 6 बराबर भागों में बांटेंगे, हर पार्ट लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। ठीक है, पहला दूसरे को, तीसरा चौथे को, पांचवा छठवें को। कैंसल आउट। कोई वेव्स बची जो जाके टी को ब्राइट करें, तो इसलिए टी कैसा मिला? क्लियर? अब आपको समझ आ गया? तो क्योंकि अब आपको समझ आ गया है, अब हम इसको आगे कुछ बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, अब आप इसे नोट करें, और इसके बाद हम जो अभी हमने पढ़ा हुआ है उसको जरा हम एक उसका बना लेते हैं, समराइज कर लेते हैं, उसको एक समरी उसकी बना लेते हैं। तो प्लीज नोट करें आप। फॉर डार्क पॉइंट्स, डार्क पॉइंट्स की केवल पहले हम बात करेंगे। ठीक है, डार्क पॉइंट यानी कि जहां पर अंधेरा मिला है, जहां पर ब्राइटनेस नहीं मिली। डार्क पॉइंट के मुझे कोणीय ऊंचाइयां बताइए प्लीज। एंगुलर हाइट्स। कितनी कितनी कोणीय ऊंचाइयों पर आपको डार्क पॉइंट मिले हैं? पहला डार्क पॉइंट कितनी ऊंचाई पर मिला था आपको? लैम्डा अपॉन ए पर। देखो ध्यान से गौर करिए, ये डार्क है, तो जो पहला डार्क था वो आपको कितनी कोणीय ऊंचाई पर मिला था? लैम्डा अपॉन ए पर। दूसरा डार्क कितनी कोणीय ऊंचाई पर मिला आपको? 2 लैम्डा अपॉन ए पर। देखिए अभी आपने किया हुआ है, तो पहला डार्क जो मिला आपको, सॉरी, लैम्डा अपॉन ए, जो फर्स्ट डार्क आपको मिला उसकी सेंट्रल ब्राइट से कितनी एंगुलर हाइट थी? लैम्डा अपॉन ए। दूसरे वाले की 2 लैम्डा अपॉन ए। आप देखो दूसरा डार्क ये है ना, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 लैम्डा अपॉन ए आ जाएगी। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो तीसरा डार्क होगा उसकी एंगुलर हाइट कितनी होगी? हाँ बिल्कुल अच्छे से बताया आपने। 1 लैम्डा अपॉन ए, 2 लैम्डा अपॉन ए, 3 लैम्डा अपॉन ए, नेक्स्ट 4 लैम्डा अपॉन ए, नेक्स्ट 5 लैम्डा अपॉन ए। इतनी एंगुलर हाइट्स पर मिलेगा, यानी कि सेंट्रल ब्राइट से पहला डार्क लैम्डा अपॉन ए, दूसरा डार्क 2 लैम्डा अपॉन ए, तीसरा डार्क 3 लैम्डा अपॉन ए, चौथा डार्क 4 लैम्डा अपॉन ए, 5 लैम्डा अपॉन ए। ऐसे ये एंगुलर हाइट है। और डार्क पॉइंट्स की लीनियर हाइट्स क्या होंगी? लीनियर हाइट्स इन्हीं एंगुलर हाइट्स के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई करते जाइए? डी। लैम्डा अपॉन ए इंटू डी, कॉमा 2 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी, कॉमा 3 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी, कॉमा 4 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी, 5 lambda upon a into d. These are the linear heights of dark points, जो कि सेंट्रल ब्राइट से इतनी लीनियर हाइट पर आपको मिलते थे। पहला डार्क इतनी हाइट, दूसरा डार्क इतनी हाइट पर, तीसरा डार्क और ज्यादा हाइट पर। तो वो रेखीय ऊंचाइयां हैं। ये हमने किसके लिए बनाया? डार्क पॉइंट्स के लिए। अब फॉर ब्राइट पॉइंट्स, उच्चिष्टों के लिए बनाते हैं। अब आप मुझे बताएं उच्चिष्टों के लिए उनकी एंगुलर हाइट्स आपको क्या मिली हैं? पहले ब्राइट पॉइंट की एंगुलर हाइट बताइए। 3/2 लैम्डा अपॉन ए, 3/2 लैम्डा अपॉन ए। क्या आप बता सकते हैं अगला जो ब्राइट मिलेगा, अगला ब्राइट मिलेगा तो 5/2 लैम्डा अपॉन ए पर मिलेगा।
अगले ब्राइट पॉइंट की हाइट होगी 5/2 लैम्डा अपॉन ए। कोणीय ऊंचाई की बात मैं कर रहा हूं। क्या आप और बता सकते हैं नेक्स्ट ब्राइट पॉइंट की एंगुलर हाइट? हाँ, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7/2 लैम्डा अपॉन ए। नेक्स्ट ब्राइट की एंगुलर हाइट 9/2 लैम्डा अपॉन ए। और जब आप समझ गए तो हमने डॉट डॉट कर दिया। ठीक है। अच्छा, लीनियर हाइट्स के बारे में बात कर लीजिए। लीनियर हाइट्स h के बारे में बात करिए। इन्हीं में क्या आप मल्टीप्लाई कराते जाएं, d 3/2 लैम्डा अपॉन a इंटू d, कॉमा 5/2 लैम्डा अपॉन a इंटू d, सॉरी, कॉमा 7/2 लैम्डा अपॉन a इंटू d, 9/2 लैम्डा अपॉन a इंटू d, डॉट डॉट। ये लीनियर हाइट आ गई। ठीक है। सेंट्रल ब्राइट की कोणीय चौड़ाई और रेखीय चौड़ाई दोनों आप कर चुके हो, याद है? याद ही तो नहीं है बस ना। सेंट्रल ब्राइट कहां से था? सी से इधर पी तक और सी से इधर पी डैश तक फिगर बनाया था कल हमने। याद आया? नहीं याद आ रहा है? आ रहा है तो क्या बता सकते हैं जो सेंट्रल ब्राइट हमको मिला था केंद्रीय उच्चिष्ट, उसकी कोणीय चौड़ाई टोटल कितनी थी? 2 थीटा। और 2 थीटा का मतलब 2 लैम्डा अपॉन ए। रेखीय चौड़ाई कितनी थी? 2 लैम्डा अपॉन 2h और 2 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी। याद आया? तो ये हम लास्ट टाइम लिख चुके हैं, इसे नहीं लिखेंगे। एक छोटी सी चीज और, अगर आप इतना भी सब कुछ समझ गए तो एक छोटी सी चीज और मुझे बता दें। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई निकाल चुके हैं हम, 2 लैम्डा अपॉन ए कोणीय और 2 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी रेखीय। अब ये जो केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद जो डार्क मिलता है, जो ब्राइट मिलता है हमको, समझ रहे हैं? ये डार्क मिला, ये ब्राइट, फिर ये डार्क, फिर ये ब्राइट। एक चीज पहले मैं आपको बताऊं, सबसे बीचों बीच कैसी फ्रिंज मिलती है आपको? ब्राइट। इसका नाम हमने क्या दिया हुआ है? केंद्रीय उच्चिष्ट नाम रखा, सेंट्रल ब्राइट। ये सबसे ज्यादा चौड़ी रहती है, यहां से इधर तक फैली रहती है। इसके बाद भी तो ब्राइट मिला हमको। केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद उसके इधर उधर आपको जितने ब्राइट मिलेंगे उन सब का हमने एक और नाम रखा गौड़ उच्चिष्ट, सब्सिडियरी मैक्सिमा। कुछ समझ में आया? एक ब्राइट हमको कहां मिला? सेंटर पर। उसके बाद उससे दूर चलते हैं तब भी तो कुछ ब्राइट हमको मिलते हैं, लेकिन सेंटर वाले ब्राइट का नाम रखा गया था क्या? केंद्रीय उच्चिष्ट। उसके बाद जो अगल बगल आपको ब्राइट मिलते हैं उनके नाम क्या रखे गए हैं? उनके नाम रखे गए हैं गौड़ उच्चिष्ट, सब्सिडियरी मैक्सिमा। याद रखिएगा। तो बीच वाले ब्राइट को केंद्रीय उच्चिष्ट, उसके अलावा जो भी ब्राइट मिले उसे गौड़ उच्चिष्ट। ठीक है। तो सेंट्रल ब्राइट की चौड़ाई तो हम पता लगा चुके थे, लेकिन क्या गौड़ उच्चिष्ट की चौड़ाई आपने पता लगाई? अभी तक नहीं पता लगाई। तो हम यहां पर लिखते हैं विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंजेस। डार्क फ्रिंजेस की चौड़ाई क्या आप मुझे बता सकते हैं? आपने इंटरफेरेंस में भी पढ़ा हुआ है, और उसके बाद हम निकालना चाहते हैं विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। मीन्स हम डार्क फ्रिंजेस मतलब जो निम्निष्ठ होंगे, जहां पर ब्राइटनेस कम पहुंची है, उनकी हम चौड़ाई में पता लगाना चाहते हैं, और उच्चिष्ठों की भी क्या पता लगाना चाहते हैं? चौड़ाई। क्या कोई बता सकता है मुझे डार्क फ्रिंज की चौड़ाई निकालने का तरीका? क्या हमने निकाला हुआ था अभी इंटरफेरेंस में बताया था हमने। अगर कोई डार्क फ्रिंज की चौड़ाई आपको चाहिए तो कैसे निकालते थे आप?
नहीं याद है? मैं बताता हूं, आप गौर से सुनिए। दो क्रमागत ब्राइटेस्ट पॉइंट के बीच की दूरी निकाल लो तो वो क्या होती है? डार्क। और अगर दो क्रमागत डार्केस्ट पॉइंट के बीच की दूरी निकालोगे तो वो क्या होगा? अभी भी याद नहीं आया आपको? याद आया? ये डार्क पॉइंट है, उसके बाद अगला डार्क ये है। अगर हम इन दो डार्क के बीच की दूरी निकाल लेंगे तो क्या मिलेगी मुझे? ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई। समझ आया? एक ये ब्राइट है, एक ये अगला ब्राइट ये है। अगर इन ब्राइट्स के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या मिलेगी हमको? डार्क की चौड़ाई। अब ध्यान से सुनो, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी है मुझे। मैं किसके बीच की दूरी निकालूं? आंसर है दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की दूरी, दो ब्राइटेस्ट पॉइंट्स के बीच की दूरी। ब्राइट पॉइंट कहां है? ये, इनके बीच की दूरी निकाल लो। कोई भी दो ले लो क्रम से, इसका और इसका ले लो। तो इसमें इसके और इसके बीच की दूरी निकालोगे तो इसमें इसको माइनस करोगे, क्या मिलेगा? 5/2 में 3/2 माइनस करिए, 2/2 बचेगा, 2/2 बचेगा, यानी कि लैम्डा अपॉन ए। तो कोणीय चौड़ाई कितनी होगी? लैम्डा अपॉन ए। और अगर हम रेखीय चौड़ाई की बात करें तो वो कितनी होगी? इसको हम ऐसे लिखते हैं, डब्ल्यू थीटा और डब्ल्यू एच। कोणीय चौड़ाई, रेखीय चौड़ाई। रेखीय चौड़ाई कितनी मिलेगी? इसको माइनस कर दो, लैम्डा अपॉन ए इंटू डी। बेटा ये समझ आया कि नहीं आ रहा है? बस ऐसे ही मैं कर रहा हूं। आ रहा है? क्या निकाला हमने? डार्क फ्रिंज की चौड़ाई। और डार्क फ्रिंज की चौड़ाई कैसे निकालेंगे? दो ब्राइटेस्ट पॉइंट के बीच की दूरी। ब्राइटेस्ट पॉइंट हमने कहां लिखे? ये लिखे। कोई भी दो क्रमागत ले लिया, इसमें इसको माइनस करके देखा तो आया 2/2 लैम्डा अपॉन ए, यानी कि लैम्डा अपॉन ए। तो डार्क फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई लैम्डा अपॉन ए, और डार्क फ्रिंज की रेखीय चौड़ाई लैम्डा अपॉन ए इंटू डी। अब मुझे बताओ, हम ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई चाहते हैं, उसमें भी कोणीय और रेखीय दोनों। तो ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई कैसे निकाली जाए बोलिए? दो क्रमागत डार्केस्ट पॉइंट के बीच की दूरी ले लो। डार्केस्ट पॉइंट के बारे में ये हमने लिखा हुआ है। कोई भी दो क्रमागत डार्केस्ट पॉइंट्स के बीच की दूरी ले लो। इसको ले लो, इसमें इसको माइनस कर लो, कितना आएगा? लैम्डा अपॉन ए। और रेखीय चौड़ाई तो फिर कितनी होगी? लैम्डा अपॉन ए इंटू डी। तो ये वाले कौन से डार्क हैं? ये वाले डार्क तो सभी डार्क होते। उच्चिष्ट ये कौन से हैं? इनको बोला जाता है गौड़ उच्चिष्ट, सब्सिडियरी मैक्सिमास बोलते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा स्ट्रेंज आपको लग सकता है। सबसे बीचों बीच भी हमको क्या मिलता है? एक उच्चिष्ट। उसके बाद उसके अगल बगल वाले भी क्या मिलते हैं हमको? उच्चिष्ट। लेकिन जो बीचों बीच उच्चिष्ट मिलता है, ये इसका नाम क्या है? केंद्रीय उच्चिष्ट। उसके ऊपर या नीचे जो उच्चिष्ट मिलते हैं, फिर उन सब का नाम क्या है? गौड़ उच्चिष्ट। ये बात समझ में आई? केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कितनी निकाली थी? 2 लैम्डा अपॉन ए। भूल गए आप? केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई 2 लैम्डा अपॉन ए। लेकिन बाकी जो उच्चिष्ट मिल रहे हैं उनकी कोणीय चौड़ाई देखो, तो केंद्रीय उच्चिष्ट सबसे ज्यादा चौड़ा रहता है, सबसे ज्यादा उसकी विड्थ सबसे ज्यादा होती है। और आसपास फिर जो उच्चिष्ट आपको मिलेंगे उनकी चौड़ाई उसकी अपेक्षा आधी रहेगी। समझ आया? तो ये हमने एक छोटी सी समरी बनाई। जो भी हमने पिछली क्लासेस में डिफ्रैक्शन के बारे में किया उसका एक सारांश हमने यहां लिखा हुआ है। अभी भी डिफ्रैक्शन में एक दो बातें बाकी रह गई हमारी। क्या? चौड़ाइयां तो हमने सबको निकाल लिया, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, सबकी चौड़ाई पता लग गई। एक बात का भी जिक्र हमने नहीं किया कि ये जो ब्राइट फ्रिंज बीच में आएगी, ब्राइट होगी तो कितनी ब्राइट होगी, कितना चमकेगी, प्रकाश की तीव्रता यहां पर कितनी होगी, और इसके ऊपर जाने पर जो ये ब्राइट मिलेगा, फिर ये ब्राइट मिलेंगे, इनकी ब्राइटनेस का क्या होगा,
क्या ये भी उतना ही ब्राइट होंगे जितना सेंटर वाला होगा, या इनकी ब्राइटनेस कुछ डिफरेंस होती जाएगी? इंटरफेरेंस में आपको याद है हमने एक ग्राफ बनाया था, डिस्टेंस के साथ ब्राइटनेस का एक ग्राफ बनाया था हमने। उसमें जहां भी जो भी ब्राइट फ्रिंज थी सबकी ब्राइटनेस कैसी मिली थी हमको? एक बराबर बिल्कुल ग्राफ आया था, सबकी ब्राइटनेस सेम मिलती थी। क्या यहां पर ब्राइटनेस के साथ जब डिस्टेंस का ग्राफ हम बनाएंगे या डिस्टेंस के साथ ब्राइटनेस का ग्राफ बनाएंगे तो क्या यहां भी हमको हर ब्राइट फ्रिंज की ब्राइटनेस सेम मिलेगी या सेम नहीं मिलेगी? इन बातों को भी अभी हमें स्टडी करना है, तो इनको अब हम स्टडी करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। एंड आई होप कि आज जितना भी कुछ आपको समझाया बताया वो आपको समझ में आया होगा। एक बार प्लीज मुझे बताएं कि आप समझ पाए? पक्का? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ठीक है, आज हम इतना ही रखेंगे फिजिक्स में, आगे और भी पढ़ाई करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। ओके, थैंक यू।